Okay, let us start the class now। और आज का जो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, और इस टॉपिक के अंडर में आज हम क्या कवर करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देन द रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय व्हाट इज लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। देन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको देखेंगे। देन व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लास्ट में हम देखेंगे कुछ इन टेबुलर फॉर्म रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Whenever electric current flows through the conductor, three things are present। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज बैटरी और दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सर्किट है। ये क्या है, बैटरी है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से डिनोट करेंगे। और दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसको हम R से डिनोट करेंगे। और करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, करंट मीन्स I। इसका मतलब ये होगा कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और यदि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब तीन चीजें वहां पर हैं। क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस भी है उस सर्किट का, और करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। करंट, करंट जो फ्लो होगा, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है करंट और जाकर के नेगेटिव में मिलता है। तो डायरेक्शन यही होगा करंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर जब हमने देखा कि सर्किट में कम से कम तीन चीजों को होना जरूरी है, इसका V का, I का एंड R का। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इन द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। अब ये तीनों में रिलेशन क्या है, और ये जो रिलेशन दिया गया है दैट इज ओम्स लॉ। ठीक, तो एज पर ओम्स लॉ, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends if physical condition like temperature is kept constant। इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक सर्किट डायग्राम एक ड्रा करता है। ये तो बहुत सिंपल है, इसी वेरी सिंपल। दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम, ये तो बैटरी है, बैटरी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यही पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम V से मेजर करते हैं। हमने देखा ही लास्ट क्लास में, वोल्टेज मींस वोल्ट में होता है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है।
करंट पॉजिटिव से निकलता है और जाकर के निगेटिव में मिलता है, और दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर हुआ और ये करंट आई हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस आर का मतलब इसको हम लोड भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है, लोड, लोड। और ये लोड जिस पर्पस के लिए ये हमने जो सर्किट जो डिजाइन किया है, ठीक है। और लोड क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इट में बी फैन, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको हम लोड बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं आर से, आर मीन्स दैट इज द लोड, ओके। और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो करता है, ओके। तो एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या क्या करना है, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, current will be, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the both ends, ठीक है ना। both ends means this positive terminal and negative terminal। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I is directly proportional to V, we can write like this, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V is directly proportional to I, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर और आर आई, ठीक है ना, I इंटू आर। अब ये आर क्या है, ये आर इज द रेजिस्टेंस, आर ये रेजिस्टेंस है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल जिसका ये कंडक्टर बना हुआ है, चाहे लोड बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, जिस कंडक्टर से या मेटल से, उसका नेचर क्या है। और दूसरा किसके ऊपर इसका डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर ये आर डिपेंड करता है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर डिपेंड्स, ये आर डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, राइट, ओके। तो हम इससे हमें एक अच्छा एक रिलेशन मिला ओम्स, एज पर ओम्स लॉ कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई आर और R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है ना। ये सब रिलेशन हमारे ये ओम्स लॉ के से मिला है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं कि पावर, पावर की बात कर लेते हैं। पावर क्या है किसी सर्किट में, एक सिंपल एक सर्किट ड्रा करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सेम वे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को हमेशा बड़ा दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, ओके। तो इसमें एक हमने रेजिस्टेंस लिया, इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया जिस पर्पस के लिए इसको, इस सर्किट को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, ओके।
ये जो लोड है, ये जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है ये लोड फैन हो सकता है, ये बल्ब भी हो सकता है, ये एसी भी हो सकता है, ये टीवी भी हो सकता है, हाँ, ये फ्रिज भी हो सकता है, इसका मतलब कि दीज आर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज, कोई भी लोड हो सकता है, एक जिसको हम शो कर रहे हैं रेजिस्टेंस आर से। ओके, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी का, ये कितना है, V है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट फ्लो हो रहा है वही पॉजिटिव से चल करके जा करके निगेटिव में मिलेगा, ये करंट I हुआ, ठीक है ना। तो V, I और R, और ये जो पावर जो कंज्यूम होगा, ये जो लोड है, ये पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो पावर है क्या, पावर यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आ गया, जो ये एनर्जी जो बैटरी के पास, ये जो बैटरी है, ये बैटरी के पास एनर्जी हो सकता है, बैटरी के पास, या हो सकता है कि हम पावर कहां से ले रहे हैं, हो सकता है कि जनरेटर से ले रहे हैं, क्योंकि जनरेटर है ना पावर सोर्स। पावर सोर्स में क्या हो सकता है, बैटरी हो सकती है, या हो सकता है कि ये जनरेटर हो, जनरेटर से भी हम पावर ले सकते हैं ना किसी सर्किट को रन करने के लिए। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है, ये जो जो एनर्जी जो ट्रांसफर कर रहा है, आखिर एनर्जी कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज सप्लाइड बाय द बैटरी और generator. We can say like this, it is supplied by the battery or generator, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर P मीन्स पावर, इलेक्ट्रिक पावर है, I मीन्स करंट अवेलेबल है इन द सर्किट, करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा जो नेक्स्ट है V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, PD potential difference across the 2 points, this point and this point, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तीनों में रिलेशन है, ठीक है ना। P, I एंड V में तीनों में रिलेशन क्या है, वी कैन राइट हियर P इक्वल टू P होता है V, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है ना। इससे और हम कुछ आगे लिख सकते हैं कि P इक्वल टू V इंटू I, ओके, और I कितना होता है, I V की जगह लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू I इंटू R एज पर ओम्स लॉ होता है ना। तो यदि V की जगह इसको हम रिप्लेस करते हैं IR से, तो कैन वी राइट लाइक दिस, V की जगह लिख देंगे, कितना लिखेंगे, IR, और यहां से ऑलरेडी यहां पर I है, ये किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर R, ठीक है ना। ये रिलेशन ए भी हो गया, यदि सर्किट में I हमें पता है और ये R भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो इससे भी यदि पावर निकालना है कि पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है ना, कितना लोड पावर कंज्यूम कर रहा है, तो I और R के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P आल्सो, पावर आल्सो, ठीक है ना।
दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, आगे देखते हैं क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या हुआ, अभी हमने देखा भी, हाँ, जब हम ओम्स लॉ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ एंड्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब यही हुआ। यदि और दिखाना है तो सिंपल एक हम सर्किट हमेशा यही हमें हैबिट होनी चाहिए, एक सर्किट के द्वारा इसको हम शो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सिंपल सर्किट मीन्स V हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, यहाँ I हुआ इस सर्किट में, और ये R हुआ। तो एज पर डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस मीन्स R इज इक्वल टू, दिस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V और योर I, जो हमने देखा अभी ओम्स लॉ में। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस is will equal to potential difference by potential difference across the both ends divided by current flowing in the circuit। ठीक है ना, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, ओके, इसमें दिया भी है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when potential difference of 1 volt is applied across the both ends। इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसको हम एक सर्किट से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि ये बैटरी है, ठीक, और इसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड है, मीन्स एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, और करंट, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ओके फाइन, और यहाँ पर जो V है, वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है V 1 वोल्ट के बराबर है। यहाँ वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस बैटरी 1 वोल्ट का है। और मान लेते हैं कि जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस सर्किट में I ये फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर के बराबर 1A। और ये जो यहाँ पर जो रजिस्टर है कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये 1 ओम कब होगा, वही इसी को हमें डिफाइन करना है। और ये जो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम होता है। ठीक है ना, ये सिंबल जो है ये ओम का सिंबल है, ये वाला ओम ना लिख करके ये सिंबल देते हैं। ओके फाइन, तो एज पर डेफिनेशन क्या है कि वन if in a circuit the potential difference across the two ends are kept at 1 volt and the 1 ampere of current is flowing in this circuit, in this electric circuit, the resistance of this circuit will be equal to 1 ohm। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I, V बाई I के बराबर होता है। ओके, अब R के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 ओम लिख सकते हैं कि 1 ओम के ये बराबर है। ठीक है ना, ये R जो होगा 1 ओम के बराबर है, और जो V हो जाएगा ये V कितने के बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर, और I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, लिख सकते हैं कि 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि 1 ओम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कब, जब 1 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं अक्रॉस द टू एंड्स, देन उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के बराबर होगा। ओके, दिस इज द मीनिंग। फाइन, अब आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या है, द रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फैक्टर्स है, वहीं पर दिया है। दैट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 1, एंड नेक्स्ट it varies inversely as per the cross sectional area of the conductor। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका कुछ न कुछ तो थिकनेस तो होगा ही, उसका कुछ न कुछ थिकनेस होगा ना। ये कोई कंडक्टर मान लेते हैं, कोई कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक। ये जो कंडक्टर है इसका जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस हुआ, थिकनेस, थिकनेस यही इसी को बोलेंगे, ये दिस इज, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब कि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल दिया है, ये तो सर्कुलर फॉर्म में है ना, ये सर्कुलर है, सर्किल हो गया। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, ए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आर क्या है, आर आर इज इक्वल टू, यदि इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर मान लीजिए डी है, ठीक है ना, तो डी बाई 2 होता है, हाफ। इसका मतलब इसके आर के ऊपर डिपेंड करता है, आर मीन्स डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डी मतलब कि ज्यादा होगा, इसका डायमीटर ज्यादा होगा तो इसका एरिया भी ज्यादा होगा। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि कोई वायर थिक है, थिकनेस ज्यादा है, उसके ऊपर भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसका थिकनेस कम है कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या होगा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब क्या होगा कि जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट ये केस था कि लेट सपोज कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आर, ठीक। लिफ्ट लिफ्ट
R is equal to resistance of the conductor। और दूसरा क्या है? दूसरा मान लेते हैं कि यहां से लेकर इसका जो लेंथ है, कंडक्टर का जो लेंथ है एल के बराबर है। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इसका मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एक बराबर है, और ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इस पर लॉज क्या कर रहा है कि आर किसके प्रोपोर्शनल है? एल के प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? ये ए का, ठीक है ना। वी कैन राइट लाइक 1/a। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। वी कैन राइट लाइक दिस। और किसी एक कांस्टेंट से इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो L/A। एक कांस्टेंट से हमने राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो ये रो है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, और जो थर्ड पॉइंट क्या था? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। एंड वन मोर पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस के बढ़ने से या रेजिस्टेंस के घटने से इसका इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो दिस इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रो L/A। ओके, फाइन। अब जो हम रेजिस्टिविटी बोल रहे थे, इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी इसका दिया है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ द मटेरियल of one side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube। ये क्या करना चाहता है? मान लेते हैं कि ये कोई क्यूब है, इसीलिए क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, और इसका जो हर एक साइड है 1 मीटर के बराबर है। दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर, यहाँ लिखे, ओके, ये दिस इज 1 मीटर, ठीक। अच्छा, जब ये भी 1 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, तो ये जो एरिया होगा इसका, ये एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर बाई 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना एक फेस का एरिया। तो
लेट अस सपोज कि यहां से ये कोई ये कंडक्टर है और इसे कोई करंट यहां से फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कंडक्टर, ठीक है ना। तो एज पर डेफिनेशन क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ द मटेरियल, मटेरियल मीन्स व्हाट, किस कौन सा मटेरियल, कंडक्टर का मटेरियल, ठीक है ना, ऑफ 1 मीटर साइड व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेज ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर जो फेस है, और इसका जो लेंथ है कितना है, ये भी 1 मीटर है। तो इस पॉइंट से, इस फेस से लेकर के इस फेस तक ये करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। करंट को मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट। तो करंट को ए से बी तक जाने में जितना ये अपोज करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये क्यूब, that will be called the resistivity of this material of the conductor, ठीक है। ये डेफिनेशन में भी वही दिया है। अच्छा, एज पर द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, एज पर द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या, आर कितने के बराबर होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यही हमने डिराइव किया था ना, ओके फाइन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटू आर इक्वल टू रो एल, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। या और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, हमें तो रो को निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए आर बाई एल, ठीक। और यदि हम एसआई सिस्टम में यूनिट लिखे तो क्या होगा, in case of SI system of unit, ठीक है। ये रो कितने के बराबर होगा, तो रो इक्वल टू ए मीन्स क्या, ए को क्या लिख सकते हैं, एरिया है ना, एरिया है, ये एरिया है, तो इसको लिख सकते हैं ना मीटर स्क्वायर, इसका जो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर में होगा। और आर का मतलब क्या हुआ, आर रेजिस्टेंस, हमने क्या इसको लिखते हैं ओम में, आर को मान लें कि हम किस में लिखेंगे, ये ओम में लिखेंगे, ठीक। और एल मीन्स, एल किसको लिखे, एल मीन्स कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इसका मेजरमेंट मीटर में होता है। 1 मीटर से ये मीटर एक कट जाएगा, 1 मीटर हम बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आगे लिख सकते हैं क्या, ए इंटू आर बाई एल, हम यूनिट निकालना चाहते हैं, ऊपर क्या बच गया, मीटर, और ये क्या है यहाँ पर बच गया ओम, लिख सकते हैं ओम, ओम मीटर, ओम मीटर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, ये सिंबल देकर रखे ओम मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर,
ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, राइट। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इफ रो वन एंड रो टू, ठीक है ना, इसको रो बोलते हैं, आर एच ओ, ये सब रोमन का है, इसको पढ़ते हैं रो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इफ रो वन एंड रो टू आर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, हमने देखा, जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा, ऑफ मटेरियल एंड एट टेम्परेचर T1, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, रेस्पेक्टिवली, देन द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, क्या है इसका डिफाइंड, इसी द difference of resistivity at both the temperatures, okay, divided by, this is the original resistivity and rise in temperature, ठीक है ना। ये क्या है, रो वन, रो वन, ये एंड रो टू, दो दिया है ना, रो टू, ये रेजिस्टिविटी, ये है रो वन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किस पर है, ये है रेजिस्टिविटी एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आज पर डेफिनेशन ये होगा, अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, इस वन, रो टू माइनस रो वन बाई रो वन मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। इसको याद करने की जरूरत है क्योंकि इस बेसिस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल भी करना होगा, ठीक है ना। यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, यहाँ पर दिया भी है डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो यूनिट होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा, ये अल्फा कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, दिस अल्फा, ठीक है ना, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, फाइन। नेक्स्ट, ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टिविटी दिया हुआ है एंड कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। अब इस टेबल में देखते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का सबसे कम है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ओम मीटर, ठीक है ना, ये ओम मीटर जो इसका यूनिट है सिल्वर का। इसके बाद कॉपर, कॉपर का 1.7 ओम मीटर हो रहा है। गोल्ड का अब बढ़ता जा रहा है, गोल्ड का रेजिस्टिविटी बढ़ता जा रहा है। देन एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, मैग्नीन एंड नाइक्रोम, ये तो एज गुड एज ये इंसुलेटर काम करता है, ये वाला। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी कम होने से इसका मतलब कि दैट will falling in the category of good conductor, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ता जा रहा है इसका मतलब कि दैट इज मूविंग फ्रॉम कंडक्टर से लेकर के इंसुलेटर की तरफ, ठीक है, देख रहे ना। इस मैग्नीन का कितना दिया है, 44 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ओम मीटर दिया है, और नाइक्रोम का ज्यादा दिया, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ओम मीटर, इसका रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। और अकॉर्डिंगली ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी दिया हुआ है, ये भी क्या है,
ये सब ये डिपेंड करता है उस फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है जो हमने अल्फा देखा ना, अल्फा, ये अल्फा मीन्स व्हाट, क्या देखा हमने, रो टू माइनस रो वन बाई रो वन, ये टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना। इसके बेसिस पर ये सब फाइंड आउट किया गया है वैल्यूज, ठीक। अच्छा, कुछ और मटेरियल का देखते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में हम सिर्फ पढ़ते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जितने भी डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सब सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है जर्मेनियम का 0.45 ओम मीटर दिया है, ठीक है। और सिलिकॉन का कितना होता है, 640 ओम मीटर, ठीक। कुछ इंसुलेटर का भी दिया हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी वैल्यू, तो इससे पता है सब, ये तो ज्यादा होगा, होना ही है। ग्लास का ये रेंज दिया हुआ है, ठीक। वुड का इवन मोर देन 10 टू पावर 13 ओम मीटर से भी ज्यादा होता है। देन माइका, हार्ड रबर एंड एबोनाइट, एबोनाइट का सबसे ज्यादा दिया है इंसुलेटर का। ये जो रीडिंग है, जो रेजिस्टिविटी है, ये दिखाना चाहता है कितना ओम मीटर में होगा। तो एबोनाइट का जो रेजिस्टिविटी है सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक यहीं पर एंड करता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और दूसरे टॉपिक सुन लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।